अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ ज्ञान करके शांत हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के द्वारा हमें अन्य अर्थ ज्ञात होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक दीपक जल रहा है, दीपक अलग है, दीपक की बत्ती अलग है, लो अलग है और प्रकाश अलग है। तो प्रकाश हमारी व्यंजना शब्द शक्ति होती है, जबकि प्रकाश एक अलग चीज़ है जो है लेकिन दीपक की लो नहीं है, दीपक की लो अलग है। या दूसरी तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सुंदर लड़की है तो उसकी सुंदरता, उसके आँख, नाक, कान, जो उसकी बनावट है उससे अलग है सुंदरता, लेकिन अगर उसके नाक, कान, आँख नहीं होंगे या उस बनावट में नहीं होंगे तो उसे आप सुंदरता भी आपको नहीं दिखाई देगी। यानी कि सुंदरता होती तो उसके अंदर ही है, लेकिन सुंदरता उसके आँख, नाक, कान आदि से अलग होती है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब बरसात में आपको पहली बारिश होती है तो एक सुगंध आपको मिट्टी से आती है, वो उस मिट्टी में ही सुगंध होती है, लेकिन जब उस पर पहली पहली बूंद पड़ती है तब वो आपको सुगंध आती है उसमें। उस गंध की तरह जैसे मिट्टी में वो गंध समाई होती है लेकिन हर टाइम नहीं दिखती, वो तभी दिखती है जब बूंद पड़ती है। लो में प्रकाश समाया होता है लेकिन तभी दिखता है वो प्रकाश जब लो जलती है। सुंदरता किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर या उसके शरीर में ही होती है, लेकिन वो तभी दिखती है जबकि उसके आँख, नाक सही अनुपात में वहाँ होते हैं। तो इस तरह से जब व्यंजना शब्द शक्ति जो हमें दिखती है वो होती उन्हीं शब्दों के अंदर है, लेकिन वो स्पष्ट वक्ता और श्रोता ही देख पाते हैं। और अगर उससे किसी वक्ता का या श्रोता का सीधा संबंध नहीं है तो वो उसका अर्थ भी नहीं समझ सकता। उसका अर्थ समझने के लिए उस संदर्भ से शिक्षित होना या उस संदर्भ में जानकारी होना श्रोता का बहुत ज़रूरी होता है। व्यंजना शब्द शक्ति के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक शाब्दी व्यंजना और एक अर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना उसे कहते हैं जब किसी शब्द से अन्य अर्थ की प्रतीति उसके शब्द से होती है, और आर्थी व्यंजना उसे कहते हैं जब हमें अन्य अर्थ की प्रतीति उसके अर्थ से होती है। जो व्यंजना शब्द शक्ति से अर्थ निकलता है उसे व्यंग्यार्थ, प्रतीयार्थ, प्रतीतमान या ध्वनि या ध्वन्यार्थ कहते हैं। और जो शब्द, जिस शब्द का अर्थ व्यंजना शब्द शक्ति बताती है उसे व्यंजक शब्द बताते हैं। आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना में शब्द का चमत्कार और शब्द की प्रधानता ज़्यादा होती है, जबकि आर्थी व्यंजना में अर्थ की प्रधानता होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शाब्दी व्यंजना में अर्थ की प्रधानता नहीं होती और आर्थी व्यंजना में शब्द की प्रधानता नहीं होती। होती दोनों में है, लेकिन शाब्दी व्यंजना में शब्द की ज़्यादा महत्ता होती है और आर्थी व्यंजना में अर्थ की ज़्यादा महत्ता होती है। अगर उसकी जगह हम पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो उसका जो चमत्कार होता है वो खत्म हो जाता है। शाब्दी व्यंजना के भी दो भेद होते हैं, एक अभिधामूला व्यंजना और एक लक्षणामूला व्यंजना। अभिधामूला व्यंजना वहाँ होती है जहाँ संयोग, विप्रयोग आदि हेतुओं द्वारा किसी अनेकार्थक शब्द के विशेष अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर भी उस अर्थ की प्रतीति हो जो इस प्रसंग में अवाच्य घोषित हो चुका हो। यानी कि उस प्रसंग में अवाच्य घोषित यानी कि अर्थ जो शब्द हमें दिया गया है, अगर उसका अर्थ सीधा सीधा नहीं निकल रहा है, ना लक्षणा में निकल रहा है, तभी हमें उसमें व्यंजना शब्द शक्ति मिलती है। जैसे एक उदाहरण हम आपको बता देते हैं, इसमें आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है, मुखर मनोहर श्याम रंग बरसत मुद अनुरूप, झूमत मतवारी झमक बनमाली रसरूप। तो बनमाली का अर्थ यहाँ पर बनमाली का अर्थ कृष्ण दिखता है, लेकिन यहाँ कृष्ण इनका कहने का अर्थ नहीं है, बल्कि यहाँ इसका बादल यानी कि मेघ बताना चाहते हैं कि जैसे ही बादल आकाश पर घूमड़ते हैं तो किसान की बालिका झूमने लगती है, मतवाली हो जाती है। तो अगर यहाँ पर
कृष्ण होता बनमाली का अर्थ, तो यहाँ हमें राधा या कुछ और दिखता। किसान की बालिका कृष्ण को देखकर खुश नहीं होती है, बल्कि किसान की बालिका बादलों को देखकर खुश होती है। लक्षणा मूला व्यंजना वहाँ होती है जब हमने जो आपको प्रयोजनवती लक्षणा बताया था, तो प्रयोजनवती लक्षणा में दो बताए, एक हमने रूढ़ा मूला लक्षणा बताया था, एक प्रयोजनवती लक्षणा बताया था। तो रूढ़ा मूला लक्षणा में किसी रूढ़ी के कारण अन्य अर्थ लिया जाता है उससे संबंधित, जबकि प्रयोजनवती लक्षणा में किसी प्रयोजन या किसी उद्देश्य से अन्य अर्थ लिया जाता है। तो जो जिस प्रयोजन से अन्य अर्थ लिया जाता है वही प्रयोजन हमें यहाँ लक्षणा मूला व्यंजना में व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से बोध कराता है। यानी कि जिस प्रयोजन को लेकर प्रयोजनवती लक्षणा बनती है, वह प्रयोजन ही या उस प्रयोजन के माध्यम से ही व्यंजना शब्द शक्ति हमें अन्य अर्थ का बोध कराती है। इसके मैं उदाहरण आप ही की पुस्तक से बता देती हूँ। जो आपकी पुस्तक है, अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और इसी पुस्तक से मैं आपको पढ़ा देती हूँ। जैसे अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना में हमने सीधा सीधा अर्थ बताया था कि जो बनमाली है उसका पर्यायवाची कृष्ण जी भी होता है। अगर हम यहाँ कन्हैया या कृष्ण लिख लें तो हमारा जो चमत्कार है वो ख़त्म हो जाएगा, या मेघ लिख देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर बनमाली में कन्फ्यूजन ही ना होगा तो फिर चमत्कार ख़त्म हो जाएगा। बनमाली कृष्ण भी होता है, बनमाली मेघ भी होता है, लेकिन किसान की बालिका से संबंधित जब हम इसे जोड़ते हैं तो एक अन्य अर्थ की प्रतीति हो जाती है। अन्य अर्थ हमें ज्ञात होता है कि वो बादलों को देखकर खुश हो रही है कि अब बारिश पड़ने वाली है। जो आर्थी व्यंजना होती है उसके लिए 10 स्थितियाँ, 10 विशेषताएं निश्चित की गई हैं कि अगर ये 10 स्थितियाँ होती हैं तो हमें व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, और उसी आधार पर उसके नाम लिखे गए हैं। सबसे पहला जो आपका है वक्ता, बोधाव्य, वाक्य, अन्य सन्निधि, वाच्य, प्रस्ताव, देश, काल और काकू और चेष्टा। जब ये चीज़ें होती हैं तब हमें अन्य अर्थ की प्रतीति होती है। जैसे सबसे पहले वक्ता है, तो वक्ता वैशिष्ट यानी कि जो बोलने वाला है उसकी कुछ ऐसी विशेषता होती है कि उसके आधार पर हमें अन्य अर्थ की प्रतीति होती है। इसके आधार पर जो आपके इसमें उदाहरण है, इसके उदाहरण के आधार पर आप इसे पढ़ लेंगे। और इसके अलावा भी मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी। जी निदाय दोपहर रहे भई माघ की रात, ती उसीर की रावटी खरी आवटी जात। इसका अर्थ ये है कि जिस जगह पर भरी दोपहरी में भी माघ की ठंड महसूस होती थी, उसी ठंड में रहकर नायिका के शरीर में ताप बढ़ा हुआ है। ये कहती है एक नायिका की सखी नायक से। लेकिन इसका कहने का अर्थ ये है कि उसकी गर्मी को शांत करने के लिए तुम उसके पास चले जाओ। ये शब्द उसने नहीं कहा है, लेकिन अर्थ उसका यही है। अब सामान्य अर्थ में जैसे आपको बता देती हूँ कि आप अपने जीवन में ऐसा कब देखते हैं। अगर आप में से कोई लड़की ये कहे कि परीक्षा आ गई है और अभी हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो इस शब्द के पीछे जो आपका अर्थ निकलेगा, बोलने वाले का जो अर्थ होगा वो ये होगा कि अभी हमारी तैयारी नहीं हुई है, पूरी पढ़ाई नहीं हुई है, इसलिए परीक्षा में हम फेल हो सकते हैं। तो या तो परीक्षा टल जाए जब तक हमारा सिलेबस पूरा होता है, या फिर हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए और हमारा अध्ययन पूरा हो जाए ताकि हम फेल ना हो। जो इसका मुख्य अर्थ है कहने वाले का वो ये है कि उनकी परीक्षा में असफल होने की संभावनाएं ज़्यादा है। यानी कि जब वक्ता कुछ कहता है और उसका अर्थ दूसरा निकलता है, तब वक्ता वैशिष्ट आर्थी व्यंजना होती है।
दूसरा है बोधव्य वैशिष्ट आर्थी व्यंजना। बोध माने समझना, वक्ता ने तो कुछ भी कहा लेकिन समझने वाला क्या समझता है उस आधार पर जब अर्थ अन्य अर्थ निकलता है तो बोधव्य वैशिष्ट आर्थी व्यंजना होती है। इसका उदाहरण आप में दिया हुआ है आपकी पुस्तक में, मृत्यु सुखदायक है वीरों इस जीने से। यानी कि ये कहते हैं कि जब गुलामी का जीवन जीते हैं इससे तो अच्छा है वीर व्यक्ति को कि वो मर जाए, क्योंकि वीरता का जो गुण होता है वो होता है आज़ादी दिलाना, अत्याचार से मुक्ति दिलाना। और अगर आप अत्याचार से मुक्ति नहीं दिला सकते तो वीर के लिए ये शर्मनाक बात है, इससे तो उसे मर जाना चाहिए। यानी कि इसके पीछे अर्थ ये समझना है समझने वाले का कि हम अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभाएं, समाज को अत्याचारों से मुक्ति दिलाएं। यानी कि सचमुच मरना नहीं है, बस ये है कि आपके दायित्व का पालन आप अच्छी तरह से करें। और क्षत्रियों का, वीरों का सबसे बड़ा दायित्व होता है समाज के हित में उन लोगों को समाज से हटा देना या उन लोगों का दमन कर देना जो समाज पर अत्याचार करते हैं। वाक्य वैशिष्ट आर्थी व्यंजना। अगर किसी एक वाक्य से अर्थ निकलता है, अन्य अर्थ कोई व्यक्ति कहता है और उसके एक शब्द से नहीं निकलता बल्कि पूरे एक वाक्य से अन्य अर्थ निकलता है, तब वाक्य वैशिष्ट आर्थी व्यंजना होती है। इसका उदाहरण आपके इसमें लिखा हुआ है कि जेहि विधि होहि परम हित, नारद सुनो सु तुम्हार, सोई हम करब न ज्ञान, कछु वचन न कृप वृथा हमार। इसमें जो विष्णु भगवान हैं उनसे नारद जी, एक कहानी है नारद जी की, वो मैं आपको बता देती हूँ कि नारद जी विवाह करने के लिए जा रहे थे, विष्णु जी लक्ष्मी से विवाह करने के लिए जा रहे थे और लक्ष्मी से विवाह करना नारद भी चाहते थे। तो विष्णु से नारद ने कहा कि मुझे इतना सुंदर रूप दे दीजिए कि लक्ष्मी मुझसे विवाह कर लें। तो नारद जी से विष्णु कहते हैं कि हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम जो तुम्हारे हित में होगा वही करेंगे और हम कभी अपने वचन से नहीं लौटते हैं। कहानी में ये होता है फिर अंत में कि नारद जी को विष्णु वानर का रूप दे देते हैं, क्योंकि वानर का रूप देने पर लक्ष्मी उनका चुनाव नहीं करेंगी और लक्ष्मी चुनाव नहीं करें इसी में नारद का हित है। तो वो कह तो ये रहे कि हम वही करेंगे जो तुम्हारे हित में है, यानी उन्होंने ये मना नहीं किया कि हम जो तुम मांग रहे हो वो नहीं देंगे, लेकिन वास्तव में उन्होंने मना करने का ये किया, ये शब्द उन्होंने कहे कि हम तुम्हारे हित का करेंगे। और उनके हित में यही है कि वो लक्ष्मी से शादी ना करें, और वो तभी संभव है जब वो सुंदर रूप ना देकर उन्हें और कुरूप बना दे, जैसा सामान्य रूप है उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ उनके पूरे वाक्य से एक अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है। इसके लिए मैं आपको आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से उदाहरण दे सकती हूँ। आप अगर ये कहते हैं कि हाँ, अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप आज क्लास मत लीजिए, और इसका पीछे आज आप क्लास मत लीजिए क्योंकि, या आज के अलावा भी कि अब आपकी परीक्षाएं 2 मई से शुरू हो जाएंगी और अब आप अगर मेरी ही क्लास पढ़ते रहेंगे तो आप अध्ययन कब करेंगे, ये सोच के मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आप क्लास लेना बंद कीजिए, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी कीजिए। तो मेरे इस पूरे वाक्य के पीछे अन्य अर्थ ये है कि आप अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ मुझे सुनेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तो आपकी परीक्षाओं में सफलता के चांस कम हो जाएंगे। यदि हमारी परीक्षाएं अभी परीक्षा तिथि भी नहीं आई है, डेट शीट भी नहीं आई है, और तब मैं ये कहूँ कि अभी कुछ दिन जल्दी सिलेबस पूरा करने के लिए कक्षाएं ले लीजिए। तो इसके पीछे मेरा एक अर्थ अगर ये रहता है कि सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, उसमें आप सेल्फ स्टडी कीजिए और उससे पहले जल्दी कोर्स पूरा कर लीजिए। तो इसमें आपके वाक्य वैशिष्ट व्यंजना है, क्योंकि मैंने पूरा वाक्य कहा और उस पूरे वाक्य के पीछे
अर्थ ये है कि आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए भी पर्याप्त समय बचना चाहिए। इसके आगे है वाच्य वैशिष्ट आर्थी व्यंजना। वाच्य से मतलब एक पूरा वक्तव्य अगर मैं देती हूँ, पूरा वक्तव्य यानी कि पूरा उपदेश टाइप कि आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, या इसी का उदाहरण के ऊपर बता देती हूँ पहले कि हड्डियों के हिलते कंकाल, कबों के चिकने काले बाल, केंचुली कांच से वार, गूंजते हैं सबके दिन चार। इसके पीछे सभी फिर हाहाकार। तो इसमें एक वक्तव्य इन्होंने दिया है, एक भाषण, एक उपदेश इन्होंने ऐसा दिया है। ये कहते हैं कि जवानी सिर्फ 4 दिन की होती है, 4 दिन में तो सभी चमकीले दिखते हैं, लेकिन बाद में सभी हाहाकार मच जाता है। इसका मतलब है कि दुनिया में दुख ज़्यादा है, सुख कम है, और सुख स्थायी नहीं है, क्षण भंगुर है, या जीवन भी हमारा क्षण भंगुर होता है। असली सत्य मौत होता है, या असली सत्य कष्ट होते हैं, और कष्टों से अगर भागेंगे तो हम उससे ज़्यादा कष्ट भोगेंगे, जबकि अगर हम कष्ट सहने के आदी हो जाएंगे तो हमें कष्टों में भी कष्ट महसूस नहीं होगा। ये पूरा एक उपदेश है। इसके बाद है आपकी प्रकरण वैशिष्ट आर्थी व्यंजना। अगर कोई पूरा प्रसंग हमारे सामने आता है तब हमारी प्रकरण वैशिष्ट व्यंजना होती है। प्रकरण कैसे, इसी आपके उदाहरण से निकल जाएगा। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। जो गौतम बुद्ध बने, पहले गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, और वो सिद्धार्थ से कैसे बुद्ध बने, क्यों बुद्ध बने, उसका प्रसंग इसमें लिया गया। और इन 4 लाइनों में ही उस प्रसंग को लेंगे तो इन 4 लाइनों से ही हमारा उसका अर्थ निकल जाता है। ये यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है और उसी से ये उदाहरण लिया गया है। ये कहते हैं, यशोधरा कहती हैं कि सिद्धार्थ मुझसे कहे बिना चुपचाप घर से निकल गए, यदि वे मुझसे कहकर भी जाते, क्योंकि मैं क्षत्राणी हूँ। हम क्षत्राणी तो ये जानते हुए भी कि हमारा पति युद्ध में ज़रूरी नहीं है कि वापस लौट के आए, फिर भी हम उसे टीका लगाकर इज्जत के साथ भेजते हैं कि आप रण में युद्ध करने के लिए जाइए, पीठ दिखाकर वापस मत लौटिएगा, छाती पर वार खाइए। तो वो कहते हैं कि यदि हम रण में युद्ध में लड़ने के लिए अपने पति को भेज देती हैं तो क्या मैं सिद्धार्थ को घर से जाने के लिए रोकती, यानी कि मैं नहीं रोकती, पर मुझे इस बात का दुख है कि वो कम से कम मुझसे कहकर तो जाते, हम तो खुद ही भेज देते हैं। तो इसके पीछे अर्थ जो व्यंग्यार्थ है वो ये निकलता है कि मैं उनके किसी भी रास्ते में जो वो पुण्य काम करने के लिए या जो अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं उसमें मैं बाधा नहीं बनती। शब्द तो ये है कि वो मुझसे कहकर जाते, हम तो खुद ही भेज देते हैं, लेकिन अर्थ ये है कि मैं उनके किसी भी काम में बाधा नहीं बनती, इसलिए वो मुझकर कहकर जाते। तो ये प्रकरण हमारा, ये जो व्यंजना शब्द शक्ति निकली, ये ना तो एक शब्द से निकली है ना एक वाक्य से निकली है, बल्कि हमें पूरा प्रकरण समझना होगा यशोधरा और सिद्धार्थ का, यशोधरा और गौतम बुद्ध का, तब उस प्रकरण से हमारा यह अर्थ निकलता है। तो ये प्रकरण वैशिष्ट आर्थी व्यंजना हुई। इसके बाद है आपका अन्य सन्निधि वैशिष्ट आर्थी व्यंजना। तो अन्य सन्निधि यानी कि 2 लोग बात कर रहे हैं और तीसरे की उपस्थिति के आधार पर अगर हम किसी बात को कहते हैं तो वो अन्य सन्निधि आर्थी व्यंजना होती है, यानी कि हमारा जो अर्थ निकलेगा वो तीसरे की उपस्थिति के आधार पर निकलेगा। इसका आपके पुस्तक में उदाहरण दिया गया है। निश्चल बिस्नी पत्र पे लख बलाक यही भात, मरकत भाजन में मनो अमल सुख सुम कांत। तो इसका मतलब है कि निश्चल पत्ते पर निश्चल जगह पर एक बलाक यानी कि बगुला बैठा हुआ है। बगुला की जो सफ़ेद बगुला होता है आपने देखा होगा, बगुले की एक विशेषता है कि वो जैसे ही आप आएंगे, आपकी थोड़ी सी पदचाप, थोड़ी सी आवाज़ सुनते ही वो वहाँ से उड़ जाएगा। लेकिन यह नायक नायिका से
नायिका नायक से कहती है कि यहाँ कमलनी के पत्ते पर बगुला ऐसा बैठा हुआ है जैसे किसी मरकत मणि पर शंख रखा हुआ हो। शंख यानी कि जो ध्वनि के लिए शंख बजाया जाता है, अगर वो किसी मरकत मणि पर रखा हुआ है, क्योंकि वो निर्जीव है तो वो हिलेगा जुलेगा नहीं। और बगुला कमलनी के पत्ते पर, यानी कि जहाँ कमल खिले हुए हैं वहाँ उस पत्ते पर बगुला ऐसे बैठा हुआ जैसे शंख रखा हुआ, यानी बिल्कुल भी हिलजुल नहीं रहा। और हिलजुल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वहाँ उसे किसी की उपस्थिति नहीं महसूस हो रही है। तो वो नायक से कहती है कि यहाँ आप नायिका से निश्चिंत होकर मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ निर्जन जगह है। पर वो निर्जन जगह नहीं कह रही है, बल्कि वो तीसरे की उपस्थिति बता रही है, कि बगुले की उपस्थिति बता रही है कि बगुला ऐसे उपस्थित है जैसे कि यहाँ किसी दूसरे का, किसी अन्य व्यक्ति का आना जाना नहीं है। इसलिए इस निर्जन में आप निश्चिंत होकर नायिका के साथ मिल सकते हैं। अगला है आपका देश वैशिष्ट आर्थी व्यंजना। अभी 1 मिनट का ब्रेक लेकर मैं आपको समझाती हूँ। अगला नंबर 7 है देश वैशिष्ट आर्थी व्यंजना। जब किसी देश से मतलब है जगह, जब किसी जगह विशेष के कारण अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तब देश वैशिष्ट आर्थी व्यंजना होती है। और इसका उदाहरण है, मैं दूसरी पुस्तक से इसे बता रही हूँ। यह वृंदावन अति सुखद वंशीवट सुखधाम, लाल दोपहरी यहाँ रहूँ यहाँ, चलिए बीते धाम। तो ये कहते हैं राधा और श्री कृष्ण एक साथ चल रहे हैं, और वो ये कहती हैं राधा श्री कृष्ण जी से, लाल का मतलब यहाँ श्री कृष्ण है, कि ये वृंदावन है, यहाँ बहुत सुखद जगह, ये सुख देने वाली जगह है, वंशीवट की जगह है। तो इस पेड़ वंशीवट के नीचे सुखद जगह पर वृंदावन में थोड़ी देर रुकते हैं और फिर शाम को यहाँ से लौट कर चलते हैं। ये इसका उदाहरण है। फिर आगे है, जब किसी समय विशेष के कारण किसी अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तब वहाँ काल वैशिष्ट आर्थी व्यंजना होती है। इसका उदाहरण है, अभिधार बरसद मसद, अभिधार बरसत नलन बनी कामनी बात, ऐसे हूँ में चलन की बात कहत न लभात। तो ये कहते हैं कि अभी मूसलाधार बारिश पड़ रही है और ऐसे समय में तुम मुझे जाने के लिए कहती हो। नायिका नायक से कहती है कि अभी मूसलाधार बारिश पड़ रही है और तुम ऐसे समय में मुझे जाने के लिए कहते हो। इसका अर्थ अगर हम व्यंजना शब्द शक्ति से निकालते हैं तो वो ये कहती हैं कि अभी मैं और थोड़ी देर रुकना चाहती हूँ, इसलिए मूसलाधार बारिश में नहीं जाना चाहती। यानी कि मेन चीज़ मूसलाधार बारिश नहीं है, बल्कि मेन चीज़ है वो और रुकना चाहती है, और इसलिए बहाना करके कहती है कि अभी तो मूसलाधार बारिश पड़ रही है और तुम मुझे मूसलाधार बारिश में जाने के लिए कह रहे हो। तो ये काल वैशिष्ट का उदाहरण है। आपकी पुस्तक में भी इस काल वैशिष्ट आर्थी व्यंजना का उदाहरण दिया है कि प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप, कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप। यानी कि प्रिय के वियोग में जो ताप रहता है, जो बेचैनी रहती है, उसे दूर करने के लिए प्रिय के आने पर प्रिय के पास आना ही पड़ेगा। यानी कि समय, जो समय होगा कि जब प्रिय हमारे साथ प्रिय होगा तो हमें भी प्रिय के पास, प्रियतम के पास आना ही पड़ेगा। यानी कि एक समय को लेकर जो ये अन्य अर्थ की प्रतीति करा रहे हैं वो शब्द काल वैशिष्ट आर्थी व्यंजना के माध्यम से हुई है। इसके आगे काकु वैशिष्ट आर्थी व्यंजना। काकु मतलब जब हम बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन सामने वाला, हम कुछ और बोल रहे हैं लेकिन हमारे बोलने का अर्थ कुछ अलग होता है, तब काकु वैशिष्ट आर्थी व्यंजना होता है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तप मोकहूँ भोगू। तो अगर हम इन पंक्तियों में सीधा सीधा अर्थ देखते हैं तो वो सीता जी राम से कहती हैं कि मैं सुकुमारी हूँ
और नाथ वन के योगी हैं, वन के योग्य हैं। सुकुमारी मतलब मैं तो इतनी नाजुक कोमल हूँ और आप वन के योग्य हैं। तुम ही उचित तप मोकम भोगू, तुम्हारे लिए तो तप उचित है और मेरे लिए राजमहल का सुख भोगने मैं राजमहल का सुख भोगना मेरे लिए ज़्यादा उचित है। सीता जी राम से कहती हैं। लेकिन इनके जो कहने का ढंग है, इनके बोलने का जो ढंग है, उसके आधार पर इसका अर्थ ये नहीं है, बल्कि इसका अर्थ व्यंजना से ये निकलता है कि मुझे आप सुकुमारी समझते हैं और ये समझते हैं कि वन के भोगने मैं महल का सुख भोगने के लिए योग्य हूँ, और आप खुद को तप के योग्य समझते हैं। ये ठीक नहीं है, बल्कि मैं भी इतनी सुकुमारी, इतनी नाजुक नहीं हूँ कि मैं महल के सुख भोगूँ, बल्कि मैं भी आपके साथ तप भोगने की सामर्थ्य रखती हूँ और आपके साथ वन में जाना चाहती हूँ। तो इसका अर्थ उसके बोलने के पीछे अगर हम इसे प्रश्नवाचक में लगाते हैं तो इसका वही अर्थ निकलता है जो मैंने कहा कि मैं वन में जाकर तप भोगने लायक हूँ, ना कि महल में रहकर सुख भोगने की इच्छा रखने वाली हूँ। तो ये काकु वैशिष्ट आर्थी व्यंजना से इसका अर्थ निकलता है। अगला है 10वां, चेष्टा वैशिष्ट आर्थी व्यंजना। चेष्टा से मतलब हमारा कोई भी जो काम करने की जो चेष्टा होती है, उससे जब हम इसका अलग अर्थ निकालते हैं, उससे जब जो हम कहते हैं उससे अलग अर्थ की प्रतीति होती है, तो चेष्टा वैशिष्ट आर्थी व्यंजना होती है। जैसे इस एक सामान्य अर्थ बताती हूँ, हालांकि कविता का भी इसमें अर्थ लिखा हुआ है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से विदा लेते समय पूछता है कि अब हम कब मिलेंगे, तो वह हाथ में लिए हुए कमल की पंखुड़ियों को बंद कर देती है और हंसकर चली जाती है। उसकी जो चेष्टा थी वो कमल की पंखुड़ियों को यूँ बंद करना चेष्टा हुई, और इससे अब उसे प्रेमी को अर्थ निकालना है कि वो कब मिलेगी। जो कमल होता है वो सुबह सूरज निकलते ही पंखुड़ी उसकी खुल जाती है, खिल जाता है फूल, और जब सूरज बंद होता है तो उसकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं। हालांकि जो कुमुद होता है, सफ़ेद कमल होता है, उसकी पंखुड़ियाँ रात में खुलती हैं और सूरज निकलते हुए बंद हो जाती हैं, तो उसे कुमुद बोलते हैं। लेकिन उसके हाथ में लाल कमल है, और जैसे ही वो पंखुड़ी बंद करती है तो प्रेमी समझ जाता है कि पंखुड़ी जब बंद होंगी तब हम मिलेंगे। पंखुड़ी कब बंद होंगी? जब दिन छिप जाएगा शाम के समय झुटपुटे में। तो जब चेष्टा से उसने उसका अन्य अर्थ लगाया, जो उसने शब्द बोले या जो उसने किया, तब वो चेष्टा वैशिष्ट आर्थी व्यंजना होती है। और इसमें अब हमने जो इसकी मुख्य विशेषता जो हम इसकी समझेंगे, जो हमने पढ़ाया अभी, तो इसका तीन चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं अभी। जो मैंने स्टडी मटेरियल भेजा है इसमें भी सबसे बाद में आपको वो मिलेगा। ये है इसमें वाच्यार्थ से वाच्यार्थ की प्रतीति। सबसे पहला जो अभिधा मूला व्यंजना पढ़ाया था, तो उसमें वाच्यार्थ यानी कि सीधे सीधे शब्द से सीधे सीधे अर्थ को हमने समझा, लेकिन जो सामान्य रूप से उसका लोक प्रसिद्ध से अर्थ समझा जाना चाहिए था, उससे अलग अर्थ की प्रतीति हुई थी। जो हमारा उदाहरण था बनमाली वाला, कि बनमाली का अर्थ सीधा सीधा कृष्ण होता है, लेकिन क्योंकि वहाँ कृष्ण बालिका उस समय झूम रही है जब सूखा पड़ा हुआ था और मेघ गरजने लगे, तो वहाँ पर उसका बनमाली से अर्थ मेघ यानी बादल लिया गया कृष्ण की जगह। तो वहाँ वाच्यार्थ से वाच्यार्थ की प्रतीति हुई, लेकिन अन्य अर्थ की हुई जो सामान्य रूप से अघोषित हो चुका था, उस अर्थ से अलग अर्थ की प्रतीति हुई। दूसरा था हमारा, दूसरा जो हमने सीखा, लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति, यानी कि जो लक्षणा से अर्थ निकलता था उससे हमें एक अन्य अर्थ की, तीसरे अर्थ की प्रतीति हुई थी। जैसे जो हमने प्रयोजनवती लक्षणा में पढ़ा था, गंगा पर आश्रम है, तो गंगा पर आश्रम होने में एक प्रयोजन हम निकालते हैं। क्या प्रयोजन होता है? वो उसकी गंगा की पवित्रता और गंगा की शीतलता। गंगा पर आश्रम है तो उस आश्रम में शीतलता और पवित्रता होती है। और लक्षणा है
और लक्षणा में सीधा सीधा अगर हम अर्थ निकालते कि गंगा की धार पर है तो नहीं बनता है अर्थ। लक्षणा से गंगा का किनारा लगाया जाता है और वो एक प्रयोजन के तहत होता है। तो जब लक्षार्थ से व्यंग्यार्थ की यानी एक अन्य तीसरे अर्थ की प्रतीति हो रही है तब वो हमारे लक्षणा मूला व्यंजना शक्ति थी। और तीसरा है व्यंग्यार्थ से ही व्यंग्यार्थ की प्रतीति, यानी कि व्यंग्यार्थ ही तीसरा अर्थ निकल रहा है और तीसरे अर्थ से ही एक अन्य अर्थ की प्रतीति होती है। जिस उसमें जो था कि कमलनी के पत्र पर एक बगुला निश्चल बैठा है, बिल्कुल हिले जुले बिना, ऐसे बैठा है जैसे कि कोई मरकतमणि पर शंख रखा हो। तो इससे एक व्यंग अर्थ यानी कि तीसरा एक अर्थ तो निकला इसमें कि वहाँ बिल्कुल निर्जन है, कोई आता जाता नहीं है। जबकि उन्होंने ऐसा कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि बगुला कमलनी के पत्ते पर ऐसे बैठा है जैसे शंख रखा हो। तो हमने एक तीसरा अर्थ निकाला, व्यंग्यार्थ क्या निकाला कि वहाँ निर्जन है, कोई आता जाता नहीं है सामान्य रूप से, ये व्यंग्यार्थ निकला। और इससे भी, इस व्यंग्यार्थ से भी हमने अलग व्यंग्यार्थ की प्रतीति निकाली, चौथा अर्थ निकाला। नायक नायिका से ये कहती है कि यहाँ तुम आराम से निश्चिंत होकर दोनों लोग, प्रेमी प्रेमिका दोनों मिल सकते हो। तो ये व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति हुई, यानी कि पहले व्यंग्यार्थ निकाला कि वहाँ निर्जन है और फिर उससे भी जो वास्तव में कहना चाहता है वो ये कहना चाहती है नायिका कि तुम लोग यहाँ, नायिका की सखी नायक से कहती है कि तुम यहाँ आराम से निश्चिंत होकर बैठकर बात कर सकते हो, मिल सकते हो। तो ये हमारी व्यंजना शब्द शक्ति पूरी हो गई है। अभी अगर आपको कोई प्रश्न पूछ